नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा बाल विकास मनोविज्ञान चल रहा है उसकी तीसरे नंबर की क्लास है। और इस क्लास में हम चर्चा करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला चैप्टर पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे परिपक्वता एवं अधिगम में क्या संबंध है। तो इन दोनों ही चैप्टरों को हम पढ़ेंगे पूरी क्लास के अंतर्गत। तो ये बहुत ही अच्छे शानदार शॉर्ट नोट्स हैं। आपको ये शॉर्ट नोट्स हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे और आप लोग हमारे खुराना क्लासेस जो एप्लीकेशन है उस पर ये जो टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को दी गई है अभ्यास करने के लिए, जिसमें आपको 200 मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, व्याख्या सहित होंगे। सभी सब्जेक्ट के आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये मॉक टेस्ट आपके लाइव रहेंगे। तो इसका प्राइस आप लोग अगर लेंगे तो 151 रुपये है और 200 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे व्याख्या के साथ में। सब्जेक्ट आपकी 5 होंगी और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। चलिए, इसको आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अपने टॉपिक पर, हम आते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आज की क्लास में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। तो 2 कारक इम्पोर्टेंट आते हैं साथियों, 2 कारक इम्पोर्टेंट हैं। पहला है हमारा वंशक्रम और दूसरा कारक है हमारा वातावरण कह लो, चाहे आप इसको पर्यावरण कह लो। बात एक ही है, वातावरण या पर्यावरण। ठीक है, तो 2 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले 2 फैक्टर हैं, 2 कारक हैं, वातावरण और वंशक्रम। तो चलिए, क्लास को पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे आप लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि ये विकास को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। किस मनोवैज्ञान ने, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपने अपने क्या तर्क दिए थे, प्रत्येक जानकारी को आज की इस सेशन में हम क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को लाइक कर दें, आपके लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। और टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला कारक हमारा आता है वंशक्रम। इसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म से या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती है उसको हम क्या कहेंगे, वंशक्रम या आनुवंशिकता कहेंगे। यानी कि बच्चे के लिए जो माता पिता से या उसके पूर्वजों से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, यानी कि जो विशेषताएं उसके शरीर के अंदर प्राप्त होती है, वो क्या है, सब वंशानुगत हैं, वंशक्रमित हैं, आनुवंशिकता के लक्षण होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसी में वंशक्रम को प्रभावित करने वाले कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं। और ये मैं आपको सिद्धांत बता रहा हूँ। पहला है वंशक्रम को प्रभावित करने वाला पहला सिद्धांत है बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजमैन का जो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो जनन द्रव्य, शरीर का जो निर्माण करने वाला जनन द्रव्य है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का क्या होता है, संचरण होता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है, बीजमैन का जनन द्रव्य सिद्धांत कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण निरंतर आगे हस्तांतरण होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है भाई, अगला हमारा सिद्धांत है इसी में उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया था, बीजमैन के द्वारा दिया गया था। अब दोनों सिद्धांतों के अंदर अंतर कीजिए आप लोग। पहले सिद्धांत में बीजमैन कहते हैं कि जनन द्रव्य जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है, ट्रांसफ़र होता है। वहीं दूसरा जो सिद्धांत है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत में बीजमैन ने बताया है कि अर्जित गुण जो होते हैं वो कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। केवल आनुवांशिक लक्षण ही, आनुवांशिक गुण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अर्जित लक्षण जो वातावरण से प्राप्त लक्षण है वो कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एक, बीजमैन ने, चूहों की पूंछ अगर काट दी जाए। देखिए आप लोग बात कर रहे हैं उदाहरण की कि साथियों अगर चूहे की पूंछ को काट दिया जाए
तो क्या अगली आने वाली संतति में चूहे में पूंछ नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि चूहे की पूंछ को अगर हम काट देते हैं तो उसका आनुवंशिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी होने वाली संतति में पूंछ ऑटोमेटिकली ही आएगी, क्योंकि ये सिद्धांत कौन सा है? उपार्जित है। ये उपार्जित है क्योंकि पूंछ को क्या है, हमने काटा है, प्राकृतिक रूप से पूंछ नहीं कटी है। ध्यान रखना ये चीज़। ऐसे ही आप लोगों ने छिपकली की पूंछ कट दी जाती है तो साथियों वो दोबारा आ जाती है कि नहीं आती, या फिर आने वाली संतति में भी वो पूंछ कटी हुई नहीं आएगी, पूंछ पूरी आएगी, लंबी आएगी। ठीक है भाई। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि जो हम प्रकृति से या वातावरण से जिन गुणों को अर्जित करते हैं, वे गुण, अर्जित गुण कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पहलवान का बेटा पहलवान बन सकता है, एक आईएएस कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन सकता है, क्योंकि ये हमने क्या है, अर्जित गुण है हमारा, और अर्जित गुण कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते, जबकि जो वंशानुगत गुण है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोनों सिद्धांत आपको बीच में इनके याद रखने हैं। अगला हमारा सिद्धांत आता है लेमार्क का सिद्धांत। कौन सा है? उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। ठीक है। उपार्जित गुण, लेमार्क साहब कहते हैं कि हम जो प्रकृति से जिन गुणों को हमें लेते हैं या अर्जित करते हैं, वे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बीजमैन ने तो बताया था कि उपार्जित गुण कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। वही लेमार्क कहते हैं कि जो अर्जित गुण होते हैं, उपार्जित गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल जाते हैं। तो लेमार्क साहब ने उदाहरण कौन सा दिया था? जिराफ का दिया था कि जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। क्यों होती गई? देखिए, जिराफ जो था पहले एक कुत्ते के समान था, छोटा जानवर था, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंतर की बात उन्होंने ये प्रयोग किया था। साउथ अफ्रीका में एक बार अकाल पड़ा तो वहाँ पर सारे के सारे जंगल घास वगैरह पूरी नष्ट हो गई, तो जिराफ को बड़े पेड़ों पर निर्भर होना पड़ा। अब जब बड़े पेड़ों पर निर्भर होगा साथियों, ध्यान से सुने, तो वो उसको भोजन प्राप्त करने के लिए बड़े पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो गर्दन को लंबा करना पड़ेगा। तो काफ़ी समय तक यही प्रक्रिया लगातार चलती रही, लगभग लाखों साल होने के बाद, और आज जो जिराफ के अंतर्गत ये लंबी गर्दन होने का जो अर्जित गुण है, ये ऑटोमेटिकली आने लगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यही बात जिराफ के ऊपर प्रयोग करके लेमार्क साहब ने बताई कि हम जो अर्जित करते हैं गुण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया था लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबी होना। ठीक है। अगला हमारा सिद्धांत इसी में आता है गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, जिसको हम बायोमेट्री सिद्धांत भी कहते हैं। गॉल्टन साहब ने बताया था कि बालक के जो गुण होते हैं उनका संचरण केवल माता पिता से नहीं होता, बल्कि उसके पूर्वजों से होता है, उसके दादा दादी, परदादा परदादी आदि से होता है। भाई ध्यान रखना आप लोग, गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत ये कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता से ही प्राप्त हो बच्चे के अंदर लक्षण, उसके दादा दादी के लक्षण भी उसके अंतर्गत आ सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये बात किसने कही? गॉल्टन ने। अगला हमारा सिद्धांत है ग्रेगोर जोहान मेंडल का सिद्धांत, जिन्होंने आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल साहब हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था सन 1922 के अंतर्गत। ध्यान रखना आप लोग। ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के दानों तथा काले व सफ़ेद चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से अलग अलग संतानों में भी भिन्नता पाई जा सकती है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि एक ही माता पिता से, जैसे ये माता पिता हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के जैसे ही बच्चे में गुण आए, माता पिता से डिफरेंट भी बच्चे में गुण हो सकते हैं। ध्यान रखना आप लोग। ये बात किसने कही थी? मेंडल साहब ने कही थी, और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। वो आप लोग कक्षा 9th या 10th में चैप्टर है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। उन्होंने एक ही चीज़ आपको याद रखना है इसके बारे में कि माता पिता से भिन्न संतति का होना, माता पिता से अगर संतति में अलग लक्षण हो रहे हैं, अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिद्धांत कौन सा है? मेंडल का सिद्धांत है। क्लियर। अब आते हैं हमारे वंशक्रम के नियम। वंशक्रम के आपको मैं यहाँ पर 3-4 नियम बता रहा हूँ, इनको आप लोग याद रखना। पहला नियम है समानता का नियम।
समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान पैदा होती है। माता पिता के समान लक्षण वाली संतान का पैदा होना किस नियम की प्रतिपुष्टि करता है? समानता के नियम की। दूसरा नियम है भिन्नता का नियम, कि माता पिता जैसे हैं वैसे बच्चे नहीं होते। माता पिता के लक्षणों से अलग लक्षण वाले बच्चे अगर पैदा हो जाएं, बच्चों में अलग लक्षण पैदा हो जाए, अलग भिन्नता आ जाए, तो ये कौन सा है? भिन्नता का नियम है। अगला है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कैसे है कि माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान पैदा हो जाए। माता पिता में जो गुण हैं उनसे बिल्कुल उल्टा, उल्टा भिन्न नहीं, जस्ट उल्टा। देखो भिन्न में अंतर है, ध्यान रखना, ये नियम आप लोग ध्यान रखना। आप लोग भिन्नता का नियम कहता है माता पिता के अलग लक्षण, माता पिता से गुण अलग होंगे, लेकिन इसमें प्रत्यागमन क्या कहता है कि माता पिता से बिल्कुल विपरीत होंगे। दोनों में अंतर है कि जैसे बुद्धिमान माता पिता है लेकिन बच्चे कैसे हो रहे हैं? बिल्कुल मूर्ख हो रहे हैं। बच्चे कैसे? मूर्ख हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका प्रत्यागमन का नियम का हो गया। समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे। दूसरा हमारा जो फैक्टर है विकास को प्रभावित करने वाला, हमने वंशक्रम के बारे में पढ़ा, वंशक्रम के सिद्धांत पढ़े, वंशक्रम के नियम पढ़े। तो पहला कारक हो गया हमारा वंशक्रम, हेरिडिटी। दूसरा हमारा कारक है वातावरण। वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित कैसे करेगा, सुनिए आप लोग। यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख फैक्टर है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द पर्यावरण भी है, ध्यान रखना। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट नहीं वातावरण, चाहे कह लो पर्यावरण, एक ही बात है। जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या है? हमारे चारों ओर का आसपास का जो वातावरण है या ढकने वाला है वो क्या है? पर्यावरण है, वो वातावरण है। ठीक है, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही तो पर्यावरण है। अब पर्यावरण क्या है ये परिभाषा आपको याद रखनी है। पर्यावरण के बारे में रॉस साहब की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग इस बात को। वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? कोई एक बाहरी शक्ति है जो हमको क्या करती है? प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ये बात किसने कही थी? रॉस ने कही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा को रखते हैं। ठीक है, वातावरण के अंतर्गत बच्चे जो हैं एक उच्च संगठित ऊर्जा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वातावरण से तो बच्चा ऊर्जा ग्रहण करेगा। अब देखेंगे आप लोग, वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब वातावरण तो प्रभावित करेगा, लेकिन वातावरण के अंतर्गत तो बहुत सारी चीज़ें आती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करेंगे बच्चे के विकास को? पहला है इसके अंतर्गत पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण बच्चे को कैसे प्रभावित करेगा? परिवार क्या है? एक अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है, जबकि विद्यालय क्या है? औपचारिक साधन है। परिवार को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होते, ध्यान रखना। इसलिए विद्यालय को अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन या केंद्र माना गया है, जिसके अंतर्गत माँ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है? उसका परिवार होती है, और उसके अंतर्गत माँ उसकी गुरु होती है। ये बात किसने कही थी साथियों? फ्रॉवेल साहब ने कही थी। आगे आपको कहानी आ रही है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है, जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। एक बच्चे को अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, उसके अंदर संस्कार कैसे डालने हैं, ये सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ का होता है। फ्रॉवेल साहब का स्टेटमेंट आपको याद रखना है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली होती है। ध्यान रखेंगे ये परिभाषा आप लोग कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार के द्वारा जो ग्रहण की जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा है वो बच्चे के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्रभावशाली भी है। पेस्टोलॉजी का कथन आपको याद रखना है, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय भी है। बालक का प्रथम विद्यालय कौन सा है? परिवार है। और सीखने का सर्वोत्तम साधन भी क्या है? परिवार है। ये बात किसने कही? पेस्टोलॉजी ने कही थी। ये कथन आपको दोनों याद रखने हैं, भूल मत जाना मेरे दोस्तों। चलिए
अगले हमारे कारक आते हैं परिवार के अंतर्गत भी निम्न कारक हैं। परिवार के अंदर और कौन कौन से आते हैं? जैसे अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ठीक है, तो परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित करेगी। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो बच्चा चोर डकैत बन सकता है। गरीबी के अंतर्गत गरीबी भी बच्चे को प्रभावित करती है, विकास को। माता पिता का असंतोषजनक व्यवहार जीवन, अगर परिवार के अंतर्गत माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है, रोज़ लड़ाई झगड़े करते हैं, तो बच्चा भी लड़ाई करना सीख जाएगा। पक्षतापूर्ण व्यवहार, देखो परिवार के अंतर्गत दो बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे बच्चे के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का भी। अत्यधिक ममता और लाड़ प्यार, अत्यधिक ममता और लाड़ प्यार भी कभी कभी बच्चे को बिगाड़ देती है, इसलिए ज़्यादा लाड़ प्यार मत दो भाई। कठोर नियंत्रण व अनुशासन, बच्चे पर ज़्यादातर अंकुश अगर लगाते हैं हम, तो बच्चे के अंतर्गत एक हीनता की भावना पैदा हो जाएगी, तो वो बिगड़ भी सकता है। जन्मक्रम, परिवार के अंतर्गत जन्मक्रम, इसका मतलब है कि बच्चे परिवार में ज़्यादातर दो ही अच्छे रहते हैं। अगर आप ज़्यादा संतति पैदा करेंगे ना, तो हम आर्थिक स्थिति नहीं बना पाएंगे परिवार की, तो अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छा नहीं लिखा पाएंगे। और ध्यान रखें, जन्मक्रम के अंतर्गत पहला बच्चा जल्दी नहीं, पहला बच्चा या फिर दूसरा बच्चा, दो बच्चे आप पैदा करने के बाद में तीसरे बच्चे को करने की ये सबसे बड़ी आपकी मूर्खता है। ये जनसंख्या वृद्धि में भी बड़ा योगदान दे रहा है, जो हमारे देश के लिए घातक है। तो जन्म क्रम का आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये भी विकास को प्रभावित करता है। अगर जनसंख्या परिवार के अंतर्गत ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, तो ध्यान रखना आप अपने परिवार का, बच्चों का अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। क्लियर? दूसरा हमारा कारक आता है विद्यालयी वातावरण। देखिए, विद्यालय का वातावरण बच्चे को कैसे प्रभावित करेगा। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। विद्यालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। अनौपचारिक कौन है? परिवार है। गुरु कौन है? माता है। लेकिन औपचारिक शिक्षा केंद्र पूछा जाए तो विद्यालय है। इसमें कौन भूमिका निभाता है? शिक्षक निभाता है। अब फ्रॉबेल साहब क्या कहते हैं, देखिए, शिक्षक बालोद्यान का एक कुशल माली है। बालोद्यान क्या है? हमारा विद्यालय। और कुशल माली कौन है? शिक्षक है। ध्यान रखना, ठीक है ना। फ्रॉबेल का फिर कथन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है? इस चीज़ को ध्यान रखना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन है? फ्रॉबेल साहब है। और फ्रॉबेल साहब ने ही बच्चों के लिए किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया था। इन्होंने जर्मनी के ब्लैकनबर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोला, जिसको किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं, और यही पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने पहला विद्यालय कहाँ खोला? ब्लैकनबर्ग नामक स्थान पर। कब खोला? 1837 में। और किंडरगार्टन पद्धति से इन्होंने शिक्षा दी थी। किंडरगार्टन, इसको हिंदी में बोलते हैं बाल उद्यान। किंडर का मतलब बाल यानी बच्चे, और गार्डन का मतलब उद्यान। तो बाल उद्यान पद्धति हिंदी में पूछ लिया जाए एक ही बात है, किंडरगार्टन मिल जाए लिखा हुआ, या फिर बालोद्यान मिल जाए, एक ही बात है। चलिए, विद्यालय के अंतर्गत और भी निम्न कारण आते हैं, जैसे विद्यालय का भौतिक वातावरण। अगर विद्यालय का भौतिक वातावरण अच्छा होगा तो बच्चों का मन अच्छा लगेगा। अनुचित शिक्षण विधियाँ, अगर हम विद्यालय के अंतर्गत अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लग पाएगा और बच्चे को समझ में भी नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को बच्चों के अनुसार ही एक उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अगर हम पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार नहीं रखेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। इसलिए पाठ्यक्रम को हमेशा कैसा रखना चाहिए? छात्र केंद्रित रखना चाहिए। बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, कभी भी बालक को ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस काम को नहीं कर सकते। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस काम को नहीं सीख सकते। अरे उसकी अवहेलना मत करो, उसकी क्या करनी चाहिए? उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि बच्चा के अंतर्गत एक जिज्ञासा पैदा हो सके। शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार भी प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। ये भी बच्चे को विकास को प्रभावित करेंगे। जैसे आसपास का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण कैसा है,
ठीक है, अच्छा है तो बच्चे में अच्छे संस्कार आएंगे। मित्र व साथी भी अच्छे अगर होंगे, ये भी तो प्रभावित करते हैं। मित्र और साथी अच्छे हैं बच्चे के तो विकास अच्छा होगा। सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल का वातावरण भी प्रभावित करता है। परंपराएं और रीति रिवाज ये भी प्रभावित करती हैं। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब समझिए, अगर हम पूर्वाग्रह हमारी समाज के अंतर्गत बहुत से बच्चों के प्रति बना रहता है। समाज के लोग सोचते हैं कि ये बालक बहुत कुछ नहीं करेगा आगे चल के, तो उनके मन में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो ये गलत है। किसी भी बालक के प्रति आप पूर्वानुमान मत लगाइए कि ये बच्चा आगे चल के ऐसा बनेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। इन चीज़ों के प्रति आप लोग बच्चों को क्या करेंगे, टॉर्चर कर पाएंगे। ऐसा मत कीजिए आप लोग। किसी भी बालक के विकास को निर्धारित आप लोग पूर्वानुमान के द्वारा नहीं कर सकते। बच्चे का खान पान, रहन सहन और भाषा संबंधी संस्कृतियाँ भी विकास को प्रभावित करती हैं। भौगोलिक वातावरण, देखिए जलवायु भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, अगर कहीं की भौगोलिक परिस्थितियाँ या जलवायु अच्छी है तो ध्यान रखना बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। मनोवैज्ञानिक वातावरण, देखिए अभिप्रेरणा व पुनर्बलन ये भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगर हम बच्चे को समय समय पर अभिप्रेरणा दे दें, पुनर्बलन दे दें सकारात्मक, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हम बच्चे की समय पर करते हैं तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। निर्देशन व परामर्श, निर्देशन व परामर्श अगर हम बच्चे को ठीक तरीके से दे रहे हैं तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अगर बच्चे के साथ हम अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। जनसंचार के माध्यम भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर। आज के जीवन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो मोबाइल बच्चों की शिक्षा का सबसे बड़ा द्योतक बन गया। ठीक है ना, बच्चे पर सबसे ज़्यादा मोबाइल का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ऑनलाइन गेम्स वगैरह है, ये सब बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ही दिखाया जा रहा है अब तो। ठीक है ना, चलिए अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, परिपक्वता एवं अधिगम में क्या संबंध है। ठीक है ना, यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न बनेंगे साथियों। इस पॉइंट से आपको याद रखना है। सबसे पहले परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड गैसेल ने किया था। ये पहला प्रश्न आपको याद रखना है। सबसे पहले परिपक्वता जो शब्द है, मैच्योरिटी बोलते हैं इसको, मैच्योरिटी इंग्लिश में, तो इस मैच्योरिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अर्नोल्ड गैसेल ने किया। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? वंशक्रम से होता है, जबकि अधिगम का संबंध किससे होता है? वातावरण से होता है। अब आप लोग इसको समझेंगे, परिपक्वता का संबंध वंशक्रम से क्यों है और अधिगम का संबंध वातावरण से क्यों है, जरा सुनिए आप लोग। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कौन से पढ़े हमने ऊपर? वंशक्रम और वातावरण। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान विकास को प्रभावित करने में किसका आता है? परिपक्वता तथा अधिगम का आता है। क्यों आता है? देखिए आप लोग, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई? अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ेगा। परिपक्वता का मतलब है बच्चे का शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? कि आप लोग जैसे मान के चलते हो, बच्चा 5 साल का है, 5 साल के बच्चे को आप लोग कक्षा 10 का सिलेबस थोड़ी पढ़ा सकते हो, कक्षा 10वीं का अधिगम नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चे की परिपक्वता 10वीं कक्षा के सिलेबस को पढ़ने लायक अभी नहीं हुई है। तो कह सकते हैं हम कि परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ेगी, बच्चे के अधिगम का स्तर बढ़ने लगेगा। ध्यान रखना, परिपक्वता का सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये लाइन आपको प्रश्नों में मिलेगी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि परिपक्वता का प्रभाव अधिगम पर तो पड़ता है, लेकिन अधिगम का प्रभाव परिपक्वता पर कभी नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पड़ सकता? आप लोग जानते हो अच्छे से, क्योंकि हमने कोई चीज़ सीख ली है ऑलरेडी, हमने कोई चीज़ सीख ली है। परिपक्वता जैसे आप लोग 5 साल के हो, आप लोगों ने कक्षा 3 का सिलेबस याद रख लिया, आपने कोई चीज़ सीख ली, क्या आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? कभी नहीं। तो कह सकते हैं हम कि हमने कोई चीज़ सीखी है, जो चीज़ हमने सीखी है उस सीखने का हमारे शारीरिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
कहने का मतलब अधिगम का परिपक्वता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अतः व्यक्ति का विकास, 4 कारक हो गए। अब 4 कारक प्रभावित कर रहे हैं अपने आप। पहले वंशक्रम था, वातावरण था, अब 2 पॉइंट और जुड़ गए, परिपक्वता एवं अधिगम। ये चारों ही फैक्टर बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इन सभी का क्या है? विकास प्रतिफल माना जाता है। क्लियर? अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से पॉइंट को क्लियर कर देता हूं कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव तो पड़ता है, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव तो पड़ता है, पर परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। आप कैसे भी समझ लो इसको, और समझिए एक बार कि अधिगम जो है, जैसे साथियों एक बार देखो और क्लियर करता हूं इसको। अधिगम परिपक्वता को प्रभावित कभी नहीं करेगा। अधिगम परिपक्वता को प्रभावित कभी नहीं करेगा, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करेगी। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो आज की ये क्लास हुई थी। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास सेशन? आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ जो आपको टॉपिक वाइज चल रही है ऑल सब्जेक्ट की, मैं आपको पूरी सब्जेक्ट इसी चैनल पर करवाऊंगा। आपकी पर्यावरण की क्लास आज या कल में स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग तसल्ली के साथ में टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपना अभ्यास कीजिए कि मैंने आज थ्योरी में पढ़ा कितना है और मुझे कितना याद हुआ। बस इसी चीज़ को लेकर के अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप लोग साइकोलॉजियों को चुटकियों में याद कर लेंगे। साइकोलॉजी कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग संतुष्ट हैं, तो आप लोग ज्वाइन करिए कोर्स को, टेस्ट सीरीज़ को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करना मत भूलिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा साथियों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।